अध्यक्ष महोदय, मैं अपोजिशन के 293 के प्रस्ताव पर बोलने खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपोजिशन हो या सत्ता पक्ष हो, मैं किसी के पक्ष में नहीं, परंतु मैं इंसाफ की बात करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं 6 साल तक पार्लियामेंट में था, तीसरा टर्म मेरा असेंबली का यहाँ है। अध्यक्ष महोदय, मैं जब भी असेंबली का पार्लियामेंट का सत्र हुआ है, हमेशा किसानों पे चर्चा हुआ है, किसानों की आत्महत्या पे चर्चा हुआ है, लेकिन आज तक किसानों की आत्महत्या खत्म नहीं हुई। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात हो। वो किसान जो धूप में, सर्दी में, बरसात में जग खड़ा होकर के बेचारा खेती करता है, और वो किसान अगर वो राशन नहीं भेजेगा तो मुंबई और दिल्ली और शहरों में रहने वाले भूखे मर जाएंगे। किसानों की कोई ख्याल ही नहीं, बात ही हो रही है, सिर्फ बात हो रही है। मैं समझता हूं कि वो सरकार सबसे अच्छी है जो सरकार ये वादा कर ले कि अब से मेरे सरकार में एक भी किसान भूख से, गरीबी से आत्महत्या नहीं करेगा। मैं उसी सरकार को अच्छा मानता हूं, बाकी और किसी सरकार को अच्छा नहीं मानता। हर आदमी तारीफ कर रहा है, कहते हैं अपने मुंह अपनी बढ़ाई, आपको ज़ेबा नहीं, सूरमा खुद अपनी ही तारीफ करते हैं। कहीं तारीफ करे जा रहे हैं अपनी आप। हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने क्या किया? सरकार ने, मेरे पास यहाँ पे 2019 में 2808 किसानों ने आत्महत्या। किसकी सरकार थी? 2020 में 2547 किसानों ने आत्महत्या थी। 2021 में 2743 किसानों ने आत्महत्या किया। अभी बात हो रही है कि अमरावती में 400-500 किसानों ने आत्महत्या कर दिया। इस साल 1000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया, परंतु उसका कुछ निवारण नहीं हो रहा है, सिर्फ बात हो रही है। किसान, हमारा देश किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। किसानों की आत्महत्या हमारे लिए शर्म की बात है। हमें वो स्कीम बनाना चाहिए जो बड़े किसान हैं, जिनके पास और कारोबार है और बिजनेस है, उनको बिल्कुल मदद नहीं देना चाहिए। मतलब सिर्फ उनको देना चाहिए जो किसान सिर्फ उनके पास कम जमीन हो और उनके पास कोई दूसरा कारोबार ना हो, जिसके पास दूसरा कारोबार ना हो, जो उसी जमीन पर निर्भर हो, उन किसानों को मदद करना चाहिए। बाकी जिनके पास और कुछ कारोबार है, धंधा है, दुकान है, उन किसानों को 1 रुपया नहीं देना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग है। देखिए, अभी देख रहा हूं मैं, यवतमाल, बीड, अमरावती, बुल्डाना, नांदेड़, अकोला, वर्धा, जालना, उस्मानाबाद, जलगांव, औरंगाबाद, इन सारे जगहों पे किसान बदहाल है, किसान परेशान है। इसलिए किसानों पे आइंदा चर्चा ना हो और ये सरकार निश्चित कर ले कि अब कोई भी किसान मेरे राज्य में आत्महत्या गरीबी की वजह से नहीं करेगा। एक तरफ कारपोरेट को लाखों रुपया दिया है, करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, करोड़ रुपया भाग जा रहे हैं कारपोरेट, पैसे लेके चले जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया उनको माफ कर दिया जा रहा है। इस क्या है सर? एक तरफ एक तन पर सोने का तार सजे और एक तन पर सूत का भी तार नहीं। एक तरफ 10 बीघे की बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, एक तरफ 10 बाई 10 का घर, रहने वाले 10 प्राणी। इसलिए मैं कहता हूं कि इसलिए बगावत करता हूं कि यह अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। गरीबी ऐसी है सर कि फुटपाथ पर पड़ा था और भूख से मरा था, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हालात देश के हैं सर। इसके ऊपर सरकार को बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए कि 60-70% लोग इस देश के जो किसान हैं, किसानों के हालात जब तक सुधरेंगे नहीं, देश नहीं सुधरेगा। जिस साल अच्छी खेती होती है, बरसात अच्छी होती है, मुआफकत रहती है, उस साल देश का जीडीपी बढ़ जाता है, और जब किसान बदहाल होता है देश का जीडीपी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ सर, अभी देख रहा हूं मैं कि 1 से लेकर 8वीं तक जो फ्री एजुकेशन आरटीई के तहत है, ये कानून बना हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक समाज की जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय स्कॉलरशिप, अचानक बंद कर दिया। एक तरफ पहले से गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट, राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, रहमान कमेटी की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्टें ये गवर्नमेंट की बिठाई हुई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बिठाया था कमेटी, दिल्ली का सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिठाया था कमेटी। इन सारी कमेटियों के रिकमेंडेशन थे कि माइनॉरिटी को, मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दिया जाए। उनके हालात बहुत खराब हैं। इन कमेटियों ने सब पूरे देश में घूम के इनकी लाके रिपोर्ट दिया। उसके बाद आप जो है रिजर्वेशन भी नहीं दे रहे, 5% रिजर्वेशन वो भी नहीं दे रहे। मेरा कहना है कि साहब, जब ये आरटीई के तहत सेक्शन 15 के मुताबिक भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को हर साल 1000 रुपए से 8000 रुपए तक उनके अकाउंट में आता था, उसे बंद कर दिया गया। उसे तुरंत जो है ना
महाराष्ट्र सरकार को चालू करना चाहिए। स्कीम से स्टूडेंट एजुकेशन और उनके अटेंडेंस में बहुत इजाफा हो रहा था, बहुत फायदा हो रहा था, लेकिन ये बंद होने से एक मायूसी आ गई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वो स्कॉलरशिप महाराष्ट्र सरकार शुरू करे। पिछले साल 7,84,151 फॉर्म मंजूर किए गए थे। फ्रेश 3,82,514 है। पिछले साल 2,09,040 करोड़ रुपया, इसमें से 1,799 मुस्लिम समाज को मिला था। अब अचानक 13 लाख स्टूडेंट को झटका लग गया है। केंद्र सरकार के इस कदम से पढ़ाई में बहुत बड़ी रुकावट हो रही है। मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र सरकार से कि इसके ऊपर जो है सरकार ये स्कॉलरशिप चालू करे, वरना बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सर, बहुत सारे इश्यूज इसमें आना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं है। और मैं कुछ बताना चाहता हूं कि अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही हैं, बहुत परेशानी है। रोजाना प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। वहां मशीनें नहीं है, MRI, सोनोग्राफी, CT स्कैन, जहां मशीनें हैं भी वहां कहते हैं 1 महीने बाद आओ। अरे 1 महीने में आदमी मर जाता है भाई, उसकी चेक अभी उसका टेस्ट करना है। तो सरकार तारीफ अपनी कर रही है कि इतना 1,000 करोड़ खर्चा हो रहा है और ये गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें फ्री इलाज हो रहा है, मगर जाकर अंदर देखिए आप दवाएं नहीं है। अभी इस KEM हॉस्पिटल में इमरजेंसी में 3 लोग पिछले हफ्ते मर गए। कोई है नहीं अटेंड करने वाला। सैटरडे और संडे को डॉक्टर मिलते ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। और सर, जब गरीब आदमी जाता है अस्पताल में, मुंबई में सैफी हॉस्पिटल है, लोग जाते हैं, अरे अपेंडिक्स के ऑपरेशन में 4 से 5 लाख रुपया ले रहे हैं। गरीब मर रहा है, उसकी बॉडी नहीं दे रहे हैं, कह रहे पूरे बिल भरो, पैसे ही नहीं उसके पास, कहां से बिल भरेगा? बॉडी देने को तैयार नहीं, जाके झगड़ा करो, चिल्लाओ तो एक दिन बाद बॉडी मिलती है। सरकार ये एक कानून बना देवे कि किसी अस्पताल में कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसकी बॉडी को तुरंत दिया जाए, चाहे वो बिल भरता हो या नहीं भरता हो। ये बहुत जरूरी सर। दूसरी तरफ पुलिस की बहुत बड़ी मनमानी चल रही है। सर, हम 3-3.5 लाख रुपए का लोगों का हम जो है नेतृत्व करते हैं। लोग आते हैं हमारे पास, हम पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस फोन ही नहीं उठाती है। पुलिस फोन उठाने को तैयार नहीं। आपने GR बना दिया कि हम जाएं अगर पुलिस के पास तो पुलिस खड़ी होकर के हमारा इस्तकबाल करे, हमको दरवाजे तक छोड़े। मुझे लगता है कि ये मजाक लगता है, मजाक। मुझे लगता है पूरा हाउस इस बात से मुत्तफिक होगा कि पुलिस फोन उठाने को तैयार नहीं है। और पुलिस की मर्जी जो चाहे कर दे, किसी को डंडा मार दे, किसी को जेल भेज दे, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। अगर किसी आदमी पे पुलिस ने गलत FIR किया और वो आदमी निर्दोष है तो उस पुलिस के ऊपर केस होना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं। आखिरी चीज, चले गए हमारे अपोजिशन लीडर आदरणीय अजित पवार साहब, एक ये जो है पावरफुल मिनिस्टर हैं, आप सब पावरफुल नेता हैं, आप सब बैठे हो। मेरी एक मांग है सर, इस देश में कोई भी व्यक्ति जो है ना, महापुरुषों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, वेद के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, इस्लाम के बारे में, शरीयत के बारे में और किसी के बड़े व्यक्ति के बारे में जो चाहे बोल देता है और उसके बाद झगड़ा शुरू होता है, प्रॉब्लम शुरू होता है और फिर इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, लोग जेल जाते हैं। एक कानून बनना चाहिए सर। इस महाराष्ट्र में एक कानून बनाइए आप, इससे 80% झगड़े खत्म हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधर जाएगी। बनाइए कि यदि किसी आदमी ने किसी महापुरुष के बारे में, किसी ने रसूलुल्लाह के बारे में, वेद के बारे में, कुरान के बारे में, किसी रिस्पेक्टेड व्यक्ति के बारे में गलत बयानी किया, उसको अपमान किया ना, तो उसको UAPA जैसे कानून में बंद किया जाए ताकि महाराष्ट्र में सुकून हो सके, लोग मिलजुल कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये लड़ाई जो कराई जा रही है ना, ये वोटों को पोलराइज करने के लिए जो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई की है ना, इसे बंद हो जाएगी। इसे कहते हैं कि महल और झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आइए हम सब तय करें कि हम महाराष्ट्र को एक प्रोग्रेसिव, एक डेवलप्ड स्टेट बनाएंगे और आपस में समाज के आखिरी आदमी का आंसू जब तक नहीं पूछेगा, मैं समझता हूं वो सरकार बिल्कुल कामयाब सरकार नहीं है। आपने मुझे बोलने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सन्माननीय सिंघणे साहेब।